भाजपा, आरएसएस और उन्हीं के द्वारा जो गद्दी पे विराजमान है उस वाइस चांसलर की बौखलाहट को दिखाता है। उनको आइसा की तरफ से अनकंडीशनल सॉलिडारिटी और ये आश्वासन कि इस लड़ाई में वो अकेले नहीं हैं। देश भर के कोने कोने से तमाम लोग जो आज समझते हैं कि शैक्षणिक संस्थानों में जिस तरह से एक तरफा असॉल्ट चल रहा है, चाहे वो नई शिक्षा नीति के माध्यम से हो, वीबीएसए के माध्यम से हो, लगातार सालों की विरासत, सालों की लड़ाई, सालों की शहादत के बाद एक संस्थान ही मजबूर होती है कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एक बिल लाती है इक्विटी बिल के नाम से, और जिसको लागू कराने के लिए जेएनयू ये तय कर लेता है कि टस से मस नहीं होना है। ऐसे वक्त पे ये कोइंसिडेंस नहीं है कि उस जुझारू यूनियन को आप सस्पेंड करते हैं, रेस्टिकेट करते हैं। मैं आज जब यहाँ पे बैठी हूँ तो मुझे ऐतिहासिक रूप से, आप जेंडर जस्टिस का नाम लीजिए, आप सोशल जस्टिस का नाम लीजिए, बार बार जब आप ये नाम लेंगे आपको जेएनयू मशाल की तरह खड़ा हुआ दिखेगा, दीवार की तरह ढाल बनकर खड़ा दिखेगा। 2005 का नेस्ले आंदोलन हो, जहां पे कॉरपोरेट अंदर अपने ठिकाने सेट करने के लिए जगह ढूंढ रहा था, तो जेएनयू के छात्र एक तरफ गोलबंद हुए और उसको बाहर निकाला। हम लोग देखते हैं देश में 76 में विशाखा गाइडलाइंस लागू होती है। 75 में जेंडर सेंसिटाइजेशन कमिटी अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट का मॉडल देश को देने वाला वो जेएनयू लगातार वंचितों के, शोषितों के, महिलाओं के, मुसलमानों के, तमाम ऐसे तबके के हक, हकूक, अधिकार की बात करने वाला यूनियन, और वो कैंपस अभी भी नहीं रुकेगा, अभी भी नहीं झुकेगा। देश भर से लोग आएंगे, एकजुटता में खड़े होंगे, क्योंकि मुझे याद है 1.5-2 साल पहले जिस विश्वविद्यालय में मैं पढ़ती हूँ, दिल्ली विश्वविद्यालय, वहाँ पे शहीद भगत सिंह कॉलेज में प्रिंसिपल की इतनी हिम्मत होती है कि एक दलित छात्र को कैबिन में बुलाकर जाति सूचक गालियां देते हैं, मारपीट करते हैं। उसी जेएनयू के प्रेसिडेंट धनंजय जब उस मुहिम में, उस लड़ाई में शामिल होते हैं, तो डर कर हालत ये है कि उस कॉलेज में आज सिंबॉलिक रूप से भगत सिंह के नाम पर, अंबेडकर के नाम पे ब्लॉक्स का नाम रख दिया गया है। बहुत सिंबॉलिक है, लेकिन ये डर, ये बौखलाहट इसी तरह से दमन करने वालों के दिलों में जिंदा रहेगी जब तक जेएनयू है, जब तक जेएनयू में इस तरह के लड़ने वाले लोग हैं। तो मैं इसी से जिससे मैंने बात शुरू की, उसी तर्ज पे बात खत्म करूंगी कि ये जो सस्पेंशन की लड़ाई शुरू हुई है, रेस्टिकेशन की लड़ाई शुरू हुई है, ये वाइस चांसलर को बाहर का दरवाजा दिखाकर ये लड़ाई खत्म होगी। मीडिया के सभी साथियों का शुक्रिया यहाँ आने के लिए और हमारी बात को कवर करने के लिए कि हम जिस यूनिवर्सिटी से आते हैं, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, वो आप साल दर साल जब इसी सरकार के द्वारा जब रैंकिंग निकाली जाती है, एनआईआरएफ की रैंकिंग, उसमें उसको किसी न किसी कैटेगरी में पहला या दूसरा स्थान उसका हमेशा से बरकरार रहता है। और वो इसीलिए रहता है क्योंकि जो वहाँ के छात्र हैं, हम बोलते हैं कि पढ़ने और लिखने वाले और लड़ने वाले छात्र हैं, और इतने 10 साल इनके होने के बावजूद, सत्ता में आरएसएस बीजेपी की होने के बावजूद और तमाम फंड कट होने के बावजूद ये मजबूर होती है कि वो हमको ये रैंकिंग अवॉर्ड करना पड़ता है उनको। लेकिन आप देखेंगे कि किस तरह से धीरे धीरे उस करके वहाँ एक जो हम जेएनयू में बात करते हैं कि आइडिया ऑफ जेएनयू की, कि एक अफोर्डेबल एजुकेशन का मॉडल होना चाहिए पूरे देश भर में, कि जो भी मार्जिनाइज सेक्शन से लोग आते हैं वो इन संस्थानों में आकर पढ़ सके। कि आज जेएनयू एकमात्र एक उम्मीद है कि वो 280 रुपये का मॉडल वो आज भी बचा हुआ है। और हम इस बात को बार बार बोलते हैं कि जब आईआईटीज़ की शुरुआत और जेएनयू की शुरुआत हुई थी तो सेम फीस मॉडल के साथ शुरू हुई थी, लेकिन आज हम देखते हैं कि जो आईआईटीज़ की फीस लाखों में है, और उन आईआईटीज़ में कौन लोग पहुंच पा रहे हैं। और अगर वहां बहुजन छात्र, ओबीसी, एससी, एसटी या माइनॉरिटी स्टूडेंट वहां पहुंच जाते हैं तो वहां किस तरह से उनका इंस्टीट्यूशनल मर्डर होता है, उनके साथ वहां किस तरह से जातिगत भेदभाव होता है। अगर रिसेंट में ही बात करूं तो कल ही किस तरह से आईआईटी बॉम्बे में एक छात्र को सुसाइड करना पड़ा है। तो आईआईटीज़ में लगातार ये चीज़ें हो रही हैं, तो हमको ये सोचने पे मजबूर होना पड़ता है कि ये क्यों हो रहा है। और जो जेएनयू स्टूडेंट यूनियन रहा है उसने हमेशा से इन सभी सवालों पे, कि जो सामाजिक न्याय की जो बात है, जो रिप्रेजेंटेशन की बात है, उसको हमेशा से मुखरता से उठाते रहे हैं कि अगर इस देश में अब यूजीसी
को इक्विटी गाइडलाइंस लेके आनी पड़ती है, और उसमें पहली बार वो इस चीज़ को मानते हैं कि इन संस्थानों में ओबीसी SC ST स्टूडेंट्स के साथ एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। और अपनी रिपोर्ट में ही वो बोलते हैं कि पिछले 5 सालों में 19 से 24 के बीच में जो भेदभाव है वो 118% से ज़्यादा बढ़ा है। लेकिन जब हम JNU स्टूडेंट यूनियन उसके खिलाफ, इन तमाम चीज़ों के खिलाफ जब अपनी लड़ाई लड़ता है, या एक इंसिडेंट का जिक्र करूंगा कि किस तरह से अभी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में एक स्कूल है, स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेज, जहां पर 6 स्टूडेंट्स को उनके PhD के पहले सेमेस्टर के बाद फेल कर दिया जाता है, और वो सेमेस्टर केवल 2 या 2.5 महीने का सेमेस्टर होता है। और जब आप डेमोग्राफी देखेंगे कि वो स्टूडेंट्स वो कौन हैं जिनको फेल किया जाता है, तो वो 6 स्टूडेंट्स में से 5 महिलाएं हैं, जिसमें से 4 दलित हैं, 1 OBC, 1 PW स्टूडेंट। तो इसके खिलाफ जब JNU स्टूडेंट यूनियन अपनी बात को रखने के लिए वाइस चांसलर साहिबा के पास जाता है, तो वो बोलती हैं उनके पास समय नहीं है हमसे मिलने का। और ये यूनियन 2-3 महीने पहले चुन के आता है, तो बार बार उनको ज्ञापन देता है कि जो वाइस चांसलर साहिबा आप हमसे आकर मिलिए, कि हम जो इस कैंपस का स्टूडेंट है वो तमाम समस्याओं से जूझ रहा है, आपको आकर उनका जवाब देना पड़ेगा। लेकिन हाँ, स्टूडेंट यूनियन को 2 दिन का सिट इन करना पड़ता है एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक पे जाकर, तब जाकर इनको मजबूर होना पड़ता है हमसे मिलने के लिए। और मजबूर होने के बाद इनको एक कमेटी बनानी पड़ती है, और उन सभी छात्रों को उनके PhD सेकेंड सेमेस्टर में रजिस्ट्रेशन देने पे मजबूर होना पड़ता है। उसके साथ साथ सर्विलेंस की बात कर रहे हैं कि जिस लाइब्रेरी सर्विलेंस सिस्टम को ये लगाने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी वजह से इन्होंने जो कारण बताया कि हम सभी 4 ऑफिस बेयरर और पूर्व जो प्रेसिडेंट हैं उनको निष्कासित किया जा रहा है। जब आप उस लाइब्रेरी में जाकर देखेंगे तो उस लाइब्रेरी की कंडीशन क्या है, कि हमारे कैंपस में अगर आज 9000 छात्र पढ़ रहे हैं, तो उस लाइब्रेरी में 900 छात्रों के भी बैठने की सुविधा आज लाइब्रेरी में नहीं है। उसके साथ साथ ये केवल ये बात नहीं है कि वो सिस्टम वहाँ लग जाता तो उनका जो तर्क था कि छात्रों को सीट मिल जाती। उसके साथ साथ आपको जो तमाम जो घटनाक्रम लाइब्रेरी को लेके होते रहे हैं हमारे कैंपस में, कि पिछले लगातार 3-4 सालों से उनकी जो कोशिश रही है कि जो लाइब्रेरी की टाइमिंग्स हैं उसको रेगुलेट किया जा सके, ताकि वो जो 9 to 5 का जो टाइम होता है उसी में केवल छात्र पढ़ें। आज हमारे कैंपस में जो लाइब्रेरी है, रीडिंग रूम्स है, वो 24/7 खुले रहते हैं। छात्र अगर रात के 2 बजे भी पढ़ना चाहे तो वो जाकर पढ़ सकता है। लेकिन वो चाहते हैं कि वो शिक्षा को कंट्रोल कर सके, और इसी कोशिशों में जब JNU स्टूडेंट यूनियन छात्रों की आवाज़ को उठाता है तो उनको रस्टिकेट कर दिया जाता है। लेकिन हम उनको बताना चाहते हैं, जो वाइस चांसलर हैं, जो अपने शीश महल में बैठी हैं, जो पिछले कुछ समय से जो JNU में एक फाइन राज चला रही हैं, अपने एक मैनुअल लाके, जो है चीफ प्रॉक्टर ऑफिस मैनुअल, जिसके तहत, जिसमें आप अगर उसमें पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि आपके पोस्टर चिपकाने से लेके आपके स्लोगनेरिंग करने से आपको एंटी नेशनल तक की डेफिनेशन, मतलब एक आपको बोल दिया जा सकता है, उसके लिए आपके ऊपर फाइन लगाया जा सकता है। और उस फाइन का जो पैसा है, हम यहाँ से इस बात को भी कहना चाहते हैं कि आपने हमें रस्टिकेट तो कर दिया है, और फाइन भी जो छात्रों पे आपने तमाम वर्षों में वसूले हैं और जो हम पे लगाया है, हम उस फाइन का भी 1-1 रुपए की जो जवाबदेही वो हम आपसे लेंगे। और आने वाले समय में भी हमें विश्वास है, और हम इस बात को बोलते हैं कि जो केवल जो 4 ऑफिस बेयरर हैं उनसे यूनियन नहीं बनता, जो तमाम इस कैंपस का 9000 स्टूडेंट्स हैं उनसे मिलकर स्टूडेंट यूनियन बनता है। उस स्टूडेंट यूनियन को जो बचाने की लड़ाई है वो हम आगे मजबूती से लड़ेंगे। और जो वाइस चांसलर जिनका अभी 1 साल JNU में बचा हुआ है, लेकिन यही यूनियन उनको मजबूर करेगा, जिस तरह से उन्होंने इस यूनियन को आउट ऑफ बाउंड किया है। आने वाले समय में इस कैंपस से अगर किसी को आउट ऑफ बाउंड होना पड़ेगा तो वो यही जो शांतिश्री धूलीपुड़ी पंडित हैं उनको इस कैंपस से बाहर जाना पड़ेगा। JNU एक ऐसा विश्वविद्यालय है जहाँ चाय के कप का कितना प्राइस होगा, समोसा 6 रुपये का होगा या 7 रुपये का होगा, वो भी JNU के छात्र संघ से बातचीत, उनसे कंसल्टेशन में, कैंपस डेवलपमेंट कमेटी से बातचीत में डिसाइड होता था। JNU के अंदर क्या सिलेबस पढ़ाया जाएगा, कौन सी चीज़ें इंक्लूड की जाएंगी, कौन सी नहीं की जाएंगी, ये तमाम चीज़ें भी छात्र संघ के साथ बैठकों में उनको आमंत्रित करके
उनसे डिस्कशन में किया जाता था। और ये जो सारी चीज़ें हैं वो हमने सालों के संघर्ष के बाद, JNU 69 में बना था, उसके बाद सालों के संघर्ष में जितने भी छात्र संघ रहे, उनके जितने भी संघर्ष बलिदान रहे, उससे हासिल की थी। और ये जो ऐसी खूबसूरत चीज़ें हैं JNU के अंदर कि वहाँ पे यूनिवर्सिटी को चलाने का जो अधिकार है, उसमें जो छात्रों का जो हक है वो उतना ही बराबर का है। हर चीज़ के अंदर उनकी सलाह, उनका जो मशवरा है वो लिया जाता था। लेकिन आज उसी JNU के हालात पिछले 10 साल से, जब से ये रिजीम आया है पावर में, 2016 से एक नियोजित सुनियोजित हमले का सामना कर रहा है। हम देख रहे हैं कि लगातार JNU को लगातार अलग अलग तरीक़ों से टारगेट किया जा रहा है, वहाँ का फंड कट किया जा रहा है। इवन अब तो ये स्थिति आ गई है कि लगातार करोड़ों रुपए खर्च करके JNU को बदनाम करने के लिए लगातार फिल्में भी बनाई जा रही हैं। 3-4 फिल्में बनाई जा चुकी हैं, जिसमें वही जो एक गोदी मीडिया के अंदर हमेशा ट्रेंड चलता है एंटी नेशनल का, ये सब आज हम देख रहे हैं। बेहद गंभीर स्थिति है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत क्राइसिस के अंदर है। और आज जो जिस मुद्दे के ऊपर हम प्रेस वार्ता कर रहे हैं वो उसका एक रिफ्लेक्शन है कि JNU के छात्र संघ को मतलब 2 सेमेस्टर के लिए रस्टिकेट कर दिया गया है। JNU के छात्र संघ के इतिहास में ये पहली बार ऐसा हुआ है 55-56 साल के अंदर कि इस तरीके का कोई हार सेक्शन लिया गया हो। इससे भी बहुत ज़्यादा मिलिटेंट मूवमेंट हुए हैं, FII मूवमेंट हुआ, उससे पहले बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं हॉस्टल्स के लिए, डेप्रिवेशन पॉइंट्स के लिए। बट आज हम ये देख रहे हैं कि JNU का पूरा प्रशासन, वहाँ की वाइस चांसलर पूरी तरीके से RSS के शिकंजे में है। और उन्हीं सारी मतलब RSS से सलाह करते हुए, सारी चीज़ें करते हुए आज उस पर मतलब है कि JNU के छात्र संघ को पूरी तरीके से बाहर कर दिया गया है। एक बेहद गंभीर स्थिति है। ऐसी स्थिति में हम राष्ट्रीय स्तर पर SFI इसके लिए लड़ाई तो लड़ेगी ही लड़ेगी। बाकी जितने भी लोग हैं उनसे भी हमारा यहीं से यही निवेदन है कि ये जो जितने भी छात्र संगठन यहाँ पे आए हैं वो इस बात को प्रमुखता से उठाएं। JNU हमेशा से एक लीडिंग विश्वविद्यालय, अलग अलग आंदोलनों को दिशा दिखाने वाला, पब्लिक एजुकेशन का फ्लैग बीरर रहा है। तो उसके ऊपर आज ये जो हमला है वो कोई सामान्य हमला नहीं है। अगर ये छात्र संघ अगर बाहर रहेगा तो आने वाले छात्र, क्योंकि इसी छात्र संघ को अगला छात्र संघ का चुनाव कराना होता है और बहुत सारे चैलेंजेस हैं, एक पूरी तरीके से JNUSU को एज ए इंस्टीट्यूशन ख़त्म करने का साजिश है। इस लड़ाई के अंदर आप सब लोगों से सॉलिडारिटी की उम्मीद करते हुए कि सब लोग तमाम पूरे देश के अंदर जहाँ भी जिनकी जो प्रेजेंस है वो अलग अलग जगह पे JNU के लिए आवाज़ें उठाएं। और JNU के ऊपर जो लगातार ये हमला ये सरकार कर रही है उसके खिलाफ भी एक बुलंद मुखर आवाज़ में आप लोग शामिल रहिए। और प्रेस के साथियों से भी यही है कि प्रेस से और JNU का रिश्ता बड़ा हमेशा से वो रहा है कि जब भी मतलब JNU के अंदर कुछ ऐसी चीज़ होती है कि जिस पे मतलब कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट की जा सकती है, तब प्रेस का बहुत ज़्यादा ध्यान होता है JNU की तरफ। बट आज JNU को भी और उसके छात्र संघ को इस मतलब आप लोग जो आए हैं ये इस बात का प्रतीक भी है कि JNU को हम उम्मीद करते हैं कि वो दिखाया जाएगा अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो आप लोग इसको दिखाइए, इस आवाज़ को आगे पहुंचाइए। हम लोग भी SFI भी पूरे देश के अंदर इस बात के लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं और बाकी छात्र संघों से भी यही उम्मीद है कि वो इस घड़ी के अंदर, इस संकट की घड़ी के अंदर JNU के छात्र संघ के साथ, उसके छात्र समुदाय के साथ खड़ा रहेगा। शुक्रिया। ये वही JNU है जहां प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से लेकर के डॉक्टर मनमोहन सिंह तक का विरोध हुआ था। लेकिन अभी अगर उस स्तर पे भी चीज़ें एस्केलेट नहीं हुई है, लेकिन जो लगातार जो हमला यहाँ की यूनियन पे हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये 4 लोगों को रस्टिकेट किया गया है तो ये सिर्फ 4 लोग नहीं है। अगर JNUSU कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो वहाँ का हर एक स्टूडेंट JNUSU का मेंबर होता है। ये हमारी ही वॉइस को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर आप उन्हें ही सबटाच करिएगा तो ये वाइडर छात्र हित के अगेंस्ट है। JNU अब जूझ रहा है, वहाँ प्राइवेटाइजेशन जैसे सिद्धांता फाउंडेशन का कोर्सेज SL में लॉन्च हो रहा है वहाँ अगर, लेकिन ये वही और एक और वाइडर कॉन्ट्रडिक्शन इस फैक्ट में ये है कि जब 3 फरवरी को देश के सारी यूनिवर्सिटीज़ में एक मार्च था UGC इक्विटी रेगुलेशंस 2026 के समर्थन में, रोहित एक्ट लागू के समर्थन में, तभी ये नोटिस इन सारे ऑफिस बेयरर्स को दिया जाता है ताकि एक वाइडर मूवमेंट एक ऐसे कैंपस से न खड़ा हो पाए जो एक इतिहास रहा है इस मूवमेंट का। चाहे वो निर्भया का मामला हो, वहाँ JNU सही आवाज़ उठ करके आई थी। लेकिन हम सरकार को ये भी बताना चाहते हैं कि ये वही JNU है जो फी हाइक के खिलाफ भी लड़ा था। इन छोटी मोटी कोशिशों से हमारा आप मनोबल तोड़ नहीं सकते। हम पूरी तरीके से अपने साथियों के साथ इस लड़ाई में खड़े हैं। जय भीम, धन्यवाद। Like the speakers before me have already detailed out what the course of action has been from the side of the administration. But on a positive note,
I would like to thank all of the solidarity that we have been receiving from each and every corner of the country, from the parliament, from mass organizations, from student organizations, student leadership, from journalists alike. Kind of support that JNUSU has been receiving since the rustication order has come about shows the fact that JNUSU as a legacy much beyond us, what the students of this country, what the people of this country expect from JNUSU is to take up the voices of the marginalized section. It is for us to take up the demands of social justice, gender justice, and that is what we have been elected to do so. And when the Vice Chancellor cannot tolerate dissent in a campus which she claims that democracy still exists, then we cannot stop dissenting. We are the representatives of union. We have been elected to speak truth to power. We have been elected to raise the voices of the student community of the campus. And if you will declare us out of bounds and rusticate us for doing us what we have been elected to do, then you leave us with no other choice but to defy your out of bounds order, to defy your rustication order, and to still carry out the movement that we have been elected to do. It is with great pride that I would say that the night the rustication order came, the next day, we held a Mashal Julus. In the Mashal Julus, thousands of students of JNU had participated. This itself shows that the mandate given to us by the student community remains in the campus, and the students have not gotten scared of this rustication order, this fines. The students are with the union is with the students, and shoulder to shoulder we'll move ahead and fight this fight. Like the comrade before me, like Comrade Sunil had mentioned, the fight is not just the fight to save this union. The fight is not just about the studentship that has been taken away from the five of us. The fight is to safeguard the very idea of JNUSU. JNUSU runs because of the JNUSU constitution, and the JNUSU constitution mandates that it is the outgoing JNUSU that has to hold general body meetings to elect the election committee, which will then conduct the next JNUSU election. By rusticating us for 2 semesters, by declaring us out of bounds for 2 semesters, the JNU administration has leased a war not just against us, but the very idea of unionizing. The students' right to unionize, the students' right to assemble has been attacked against. So our fight in this movement will not just be to revoke our rustication, that will be revoked in the campus, which we are sure of, but our fight will be to dismantle the Chief Proctor's manual, which makes no space in Jawaharlal Nehru University allowed for us to be protesting. Every inch of the academic bounds is out of bounds for dissent. Each and every corner of the campus is out of bounds for us to protest. And if this is how you want authoritarianism to prevail in the campus, then the union will not let that happen. The students of the campus will not let that happen. JNU has a huge legacy, right from Comrade Sitaram Yechuri, who read out a resignation letter to Indira Gandhi during the emergency period, to Comrade Viju Krishnan, who went to Tihar jail in order to ensure that hostels will be built in the campus. That legacy is before us. The anti-fee hike movement's legacy is behind us, and we stand on the shoulder of giants, of comrades who before us has waged this fight, on which we are standing. And as the present JNUSU, it is with great pride, it is with great responsibility that we would like to declare to the administration that the movement will carry forward. If you have rusticated us because you do not want the UGC Equity Regulations 2026 movement to be happening in the campus, if it is because you want us to silence about Rohit Act, if you do not want us to talk about the VBSA bill, then even after rustication, even after the out of bounds order, that is exactly what we plan to do in the campus. With that, I would like to end. Inqilab Zindabad, Jai Bhim, Lal Salam. इसके बाद मैं JNUSU प्रेसिडेंट साथी अदिति को बुलाना चाहूँगा।